पूरा का पूरा जो एविडेंस एक्ट है 3 भाग में विभाजित हुआ। सेक्शन 1 से लेके 55 तक पहला भाग, 56 से लेके 100 तक दूसरा भाग, और 101 से लेकर के 167 167 के बीच में तीसरा भाग। जो पहला भाग है 2 चैप्टर, चैप्टर 1 चैप्टर 2। पहले चैप्टर में 4 सेक्शन 1 2 3 4। पहले सेक्शन में 3 बातें। इसका नाम विस्तार, प्रारंभ, किस पर लागू है, किस पर लागू नहीं है। दूसरी धारा रिपील्ड है। तीसरी धारा में 10 परिभाषाएं हैं और 4 में उपधारणा के बारे में है। 3 प्रकार की उपधारणाएं, मे परज्यूम, शैल परज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। अब जो सेक्शन 3 है उसमें जो 10 परिभाषाएं हैं, एक सवाल आता है, वो चाहे तथ्य के एग्जाम्पल के रूप में आ जाए, चाहे वो दस्तावेज के एग्जाम्पल के रूप में आ जाए, चाहे वो न्यायालय के एग्जाम्पल के रूप में आ जाए, चाहे वो साक्ष्य के एग्जाम्पल के रूप में आ जाए, एक आएगा। आपको क्या आता है वो मतलब नहीं, आपने इस सेक्शन 3 पे कितने सवाल कंप्लीट किए हैं वो मतलब है, क्योंकि इसको लॉक करने की जरूरत है। यहां से एक सवाल बनता है। इसी प्रकार से जब हम चैप्टर 2 पे आते हैं तो चैप्टर 2 का जो प्रोविजन है सेक्शन 5 से लेके 55 के बीच में, इसको अब हमें देखना है। ये हार्ट ऑफ द एविडेंस है, एविडेंस का हृदय है। जितने सवाल आपसे पूरे एविडेंस से आते हैं, लगभग 40% सवाल इसी एक चैप्टर से आते हैं। इसको हम डिजाइन करते हैं 18 भागों 19 भागों में बांट देते हैं। पहला सेक्शन 5। सेक्शन 5 केवल एक लाइन कह के चुप हो जाती है कि विवादक एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। ये जो दूसरा शब्द है और किन्हीं अन्यों का नहीं, इसका संबंध 165 से है। धारा 5 कहती है कि न्यायालय के सम्मुख रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को, रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा, यानी सुसंगत एवं विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा और किन्हीं अन्य का नहीं। ये प्रिंसिपल है। लेकिन 165 कहती है कि न्यायाधीश कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकेगा, चाहे वो विवादक हो या ना हो, चाहे सुसंगत हो या ना हो। केवल एक रिस्ट्रिक्शन न्यायालय पे है कि वह अनुचित प्रश्न नहीं पूछेगा। अनुचित प्रश्न कहां पे है? 148 में। तो धारा 5 का संबंध किससे हो गया? 165 के साथ। अब अगली बात आती, कौन से तथ्य सुसंगत हैं? 18 तथ्य सुसंगत हैं। नंबर 1, एक ही समव्यवहार के भाग को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं, धारा 6। प्रसंग हेतु या परिणाम को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं, धारा 7। हेतु या तैयारी पूर्व या पश्चातवर्ती आचरण को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं, धारा 8। पुनः स्थापित या स्पष्टीकरण करने वाले तथ्य सुसंगत हैं, धारा 9। षड्यंत्रकारियों के द्वारा कही गई बातें सुसंगत हैं, धारा 10। जो तथ्य अन्यथा विसंगत हैं वह भी सुसंगत हैं, धारा 11। नुकसानी की रकम अवधारित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं, धारा 112। रूढ़ या अधिकार को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं,
113। मन की दशा शरीर की या शरीर की संवेदना को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं। 14। कार्य आकस्मिक था या सासे किया गया था, दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं। 15। कारोबार के अनुक्रम में कही गई बातें सुसंगत हैं। 16। स्वीकृत किए गए कथन सुसंगत हैं। 17 से 23 एंड 31। संस्वीकृति से संबंधित तथ्य सुसंगत हैं। 24 से 30। जो मर गए हैं, जो मिल नहीं सकते, या जो साक्ष्य दिए जाने के लिए इनकैपेबल हो गए हैं, या जो विलंब या व्यय के बगैर बुलाया नहीं जा सकता आसानी से, ऐसे व्यक्तियों के कथन सुसंगत हैं। धारा 32। 33। विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन सुसंगत हैं। 34 से 39। न्यायालय के निर्णय सुसंगत हैं। 40 से 44। विशेषज्ञ की राय सुसंगत है। 45 से 51। व्यक्ति का चरित्र सुसंगत है। 52 से 55। ये तो पिक्चर हो गई। अब इसको और नीचे लेकर चलो। एक ही समव्यवहार के भाग के तथ्य सुसंगत हैं। कितने लीडिंग केस हैं? पता चली कि रतन बनाम क्वीन, आर वर्सेस रिचर्डसन, आर वर्सेस फास्टर, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, पाकनारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, लीडिंग केस है। साथ में एग्जाम्पल आपको कितना पता है, सवाल एग्जाम्पल पे बनेगा। 8 में जो सवाल बनते हैं ज्यादातर उसके एक्सप्लेनेशन जो प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट है उससे प्रॉब्लम बना के सवाल पूछे जाते हैं। 9 में आइडेंटिटी परेड से संबंधित, चूंकि आइडेंटिटी परेड शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 9 उसी से जुड़ी बात है, तो आइडेंटिटी परेड के संदर्भ में क्या सवाल आपको आता है, क्या पूछा जा सकता, काम किया है कि नहीं, उस पर काम करना पड़ेगा। 10 षड्यंत्रकारी, 11 अन्यथा विसंगत है। अब सवाल उठा कि 10 पे लीडिंग केस है, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई। एक 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 सिद्धांत भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी। तो इन धाराओं में कौन से केस लॉ है, कौन सी मैक्सिम है, कौन सा सिद्धांत है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वर्ड टू वर्ड नहीं आता वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका जो मेन पिक्चर है, जो मेन फिगर है, उस पर काम किया कि नहीं वो आवश्यक है। जब आप स्वीकृति की बात करते हैं, अब स्वीकृत किए गए तथ्य सुसंगत हैं। स्वीकृति क्या है? एक ऐसा कथन, चाहे वो मौखिक रूप में, दस्तावेज के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया हो, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अनुमान को इंगित करता हो, एडमिशन है। कौन कर सकेगा? 18, 19 और 20 की परिस्थितियों में जो उपबंधित व्यक्ति हैं वो कर सकेंगे। अब अगर आपसे ये पूछ लिया गया सेक्शन के रूप में तो आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर इसे अंदर जाके पूछ लिया गया, अभी आपके इसके पहले मुझे याद है तो मैंने एक कोड बताया था, पर्याय। तो 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 ऐसे व्यक्ति जो 18 में, 19 में, 20 में है वो कर सकते हैं। कोई स्वीकृति कब स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध साबित की जाएगी? सेक्शन 21। 3 परिस्थिति, जब वो धारा 32 के अधीन आ जाए, जब वो धारा 14 के अधीन आ जाए, या जब वो इस एविडेंस एक्ट के अंतर्गत अन्यथा रिलेवेंट हो जाए। इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है? 22, 22A, 23, 31, 58।
अब इन धाराओं में 2 in 1 है। सामान्य नियम है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए मौखिक एडमिशन, ओरल एडमिशन एडमिसिबल नहीं है। मौखिक स्वीकृतियां ग्राह्य नहीं है, सुसंगत नहीं है। कब सुसंगत होंगी? जब ऐसे दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो और वह व्यक्ति उस संदर्भ में द्वितीय साक्ष्य दिए जाने के लिए अधिकृत हो गया हो। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के बारे में 22A कहती है। 23 भी 2 in 1 है। सिविल मामलों में स्वीकृतियां विसंगत हैं, सुसंगत हैं? विसंगत हैं। सुसंगत कब है? जब पक्षकारों ने दुरपसंद कर ली हो या इस बात पर सहमत हो गए हो कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, सुसंगत हो जाएगी। 31 स्टॉपेल का प्रभाव रखती है किंतु कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, निश्चायक सबूत नहीं होती, किंतु विबंध का प्रभाव रखती। 31 58 कहती है जुडिशियल एडमिशन को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा पार्ट, पूरा जो चैप्टर एडमिशन से जुड़ा है, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन? कौन कर सकेगा? कब उसके विरुद्ध साबित की जाएगी? उसका साक्ष्य मूल्य क्या है? इसी प्रकार से जब कन्फेशन की बात करते हैं तो इसका जो क्वेश्चन बनता है डिफिनेशन से बनता है। क्या कन्फेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है? उत्तर मिला नहीं। डिफाइन किसने किया? स्टीफन ने। पाकड़ा नारायण स्वामी के मामले में, उसका अनुसरण परबंदर कुमार के मामले में किया गया। ऐसी जो लिस्टिंग है, सबका निचोड़ क्या है? व्हाट इज कन्फेशन? एक स्वीकृति है जो अपराध के संदर्भ में की गई हो। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। सभी संस्वीकृति एक रूप में स्वीकृति है, किंतु सभी स्वीकृतियां संस्वीकृति नहीं है। अगर स्टेटमेंट के रूप में आ गया तो ट्रू। अब दो सवाल, संस्वीकृति सुसंगत कब है और संस्वीकृति विसंगत कब है? सुसंगत कब है या पहले विसंगत कब है? सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहती है कि जब कोई कन्फेशन भय, धमकी, दबाव, प्रपीड़न के आधार पर प्राप्त की गई हो तो ऐसी संस्वीकृति विसंगत है। किंतु इसका एक्सेप्शन 28 में है। कहती कि यदि ऐसी भय, धमकी, दबाव, वचन का प्रभाव समाप्त हो गया हो तो फिर सुसंगत हो जाएगी। दूसरी स्थिति 25, पुलिस से की गई संस्वीकृति साबित नहीं की जाएगी। पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति साबित नहीं की जाएगी। 26, तो कौन सी संस्वीकृति विसंगत है? 24, 25, 26 का फर्स्ट पार्ट। और 30 कहती है कि ये को एक्यूज्ड के द्वारा की गई संस्वीकृति है, जिसका सिंगल ट्रायल हो रहा है, उसके द्वारा भी की गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं होगी। तो माने 30 का पहला पैरा। अब अगर आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि कोई भी संस्वीकृति कब विसंगत होगी, 24, 25, 26 पहला पैरा एंड 30 पहला पैरा। कब सुसंगत होगी? 28 यानी 24 का प्रभाव समाप्त हो गया हो, 26 का दूसरा पैरा यानी ऐसी संस्वीकृति जो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में पुलिस अभिरक्षा में की गई हो, 29 अंतिम तरीके से प्राप्त कर ली गई हो, 30 का दूसरा पैरा को एक्यूज्ड के द्वारा किया गया हो जब उसका ज्वाइंट ट्रायल हो रहा हो। ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई। अब जरा आप अपने को पूछिए, अगर प्रिंसिपल के रूप में आ गया तो मुझे यकीन है कि आपका सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे अंदर जाके पूछ लिया गया तब तो आपको काम करना होगा। जैसे एक व्यक्ति है वो पुलिस चौकी के सामने, उसके पीछे
एक खिड़की के पास फोन से बात कर रहा है, पुलिस चौकी के बिल्कुल जस्ट पीछे उसकी खिड़की के पास फोन से बात कर रहा है और किसी को वो कन्फेस कर रहा है और अंदर बैठा पुलिस अधिकारी सुन रहा है, अंदर बैठा पुलिस अधिकारी सुन रहा है। क्या इसका ये कन्फेशन रिलेवेंट होगा? पुलिस ने तो सुन लिया। एक व्यक्ति को पुलिस अपनी अभिरक्षा में न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने ले जा रहा है। रास्ते में उसको प्यास लग गई। अभियुक्त ने पुलिस से कहा कि साहब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जरा पानी पी लूं। सड़क से थोड़ी दूर एक ट्रेबल चल रही थी जिससे पानी निकल रहा था, उसने वही कहा, साहब थोड़ी देर रुक जाइए, मैं जरा पानी पी लूं, मुझ पर फेथ करिए। पुलिस ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वो थोड़ी दूर जाके पानी पीने के लिए ट्रेबल पे चला गया। वहां एक व्यक्ति था, उससे पूछा काहे इतना धूप में तुम्हें पुलिस लेकर जा रही है? उसने उस व्यक्ति से कह दिया कि मैंने एक क्राइम कर दिया है, मैंने एक व्यक्ति को मार दिया है। यह बात कोई और नहीं जान पाया, केवल वही दोनों व्यक्ति जानते हैं। क्या एक कन्फेशन है? एक पुलिस अधिकारी एक्यूज्ड को पकड़ता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है इलाज कराने। पुलिस बाहर बैठा है, डॉक्टर अंदर लेके गया। डॉक्टर ने उस व्यक्ति से पूछा चोट कैसे लगी? उसने कहा मैंने मार पिटाई किया है, मारा भी गया हूं, मैंने मारा भी है, उसी मार पिटाई में मुझे चोट लग गई। पुलिस नहीं सुन पाता है। क्या एक कन्फेशन है? यस, हर एक परिस्थिति में ये पुलिस की अभिरक्षा में है। लेकिन जब वो केवल बाहर फोन से बात कर रहा होता है, अभिरक्षा में नहीं है। तो जब अच्छा एक बात तो ये तो प्रिंसिपल पे बात हो गई, इसको और कठिन बना दो, किसी कस्टम ऑफिसर से कन्फेशन करा दो, किसी रेलवे पुलिस से कन्फेस करा दो, किसी मिलिट्री मैन से कन्फेस करा दो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कन्फेस करा दो, होम गार्ड से कन्फेस करा दो, ये सब सवाल गलत होने की संभावना बन जाएगी। और इससे निकलने का एक ही तरीका है कि एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आप कुछ मत पढ़िए। वो प्रिंसिपल है, उतना अनुभव है आपके पास, उसको आप कर डालेंगे। लेकिन एग्जाम्पल्स ऑफ पुलिस, दुर्गेश, एग्जाम्पल ऑफ पुलिस, आप अपने आप से पूछिए कि क्या 10 एग्जाम्पल आप जानते हैं कि पुलिस कौन है? यदि हाँ, अच्छी बात है, यदि नहीं तो पहले उस एग्जाम्पल को देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल तय है कि अगर प्रिंसिपल से आएगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उस प्रश्न के संदर्भ में, उस प्रश्न के संदर्भ में, लेकिन अगर एग्जाम्पल के रूप में आएगा तो सफलता के लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब तक आप उस कंसेप्ट पे नहीं काम किए रहेंगे थोड़ी सी मुश्किल आएगी। इसलिए इसलिए पुलिस कौन है ये जानना बहुत जरूरी है, अभिरक्षा जानना जरूरी नहीं है। अब इसमें एक धारा है 27 की जो स्थिति है वो केवल इस बात का जिक्र करती है कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एडमिशन और कन्फेशन के दोनों पार्ट हैं। तो उस समय क्या होगा? विधि कहती है 27 कहती है कि जो कन्फेशन का पार्ट है अगर वो पुलिस से किया गया है तो एडमिसिबल नहीं है, सुसंगत नहीं। लेकिन जो एडमिशन का पार्ट है वो सुसंगत होगा और ग्राह्य हो जाएगा। मैंने बी को मारा और लाश को गन्ने के खेत में छिपा रखा है। जो गन्ने के खेत में छिपाने की बात हुई या उस हथियार को मैंने कुएं में फेंक रखा है वो एडमिशन है, वो रिलेवेंट हो जाएगा। अगर सवाल प्रिंसिपल पे आ गया यहां सवाल आपका सही हो जाएगा, लेकिन अगर सवाल अंदर चला गया
तो मेहनत करनी होगी। एग्जाम्पल के रूप में सेक्शन 27 सेक्शन 24 का एक्सेप्शन है, सेक्शन 27 सेक्शन 24 25 26 का एक्सेप्शन है। सेक्शन 27 आर्टिकल 14 के आधार पे उसको संवैधानिकता की चुनौती दी गई। सेक्शन 27 को आर्टिकल 21 के आधार पर संवैधानिकता को चुनौती दी गई। ये सारे लीडिंग केस पे बेस्ड हैं। तो इसलिए इसकी संवैधानिकता, अब एक टॉपिक पे अगर आप काम करें कि धारा 27 की संवैधानिकता, सारे केस सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर प्रिंसिपल पे आया तो सी द ग्रेट, केस लॉ पे आया तो सी द ग्रेट। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा, दोनों सवाल सही होंगे। बत्तीस तैतीस 32-33 कहती है, धारा 32 में 8 बातें हैं। हम धारा 32 सब क्लास 1 तक सीमित रहते हैं मृत्युकालिक कथन के बीच में, ज्यादातर सवाल यहां से बनता भी है, लेकिन 8 बातें अगर याद नहीं है तो थोड़ा मामला गड़बड़ है। इसलिए 32 को इंपॉर्टेंट लगाइए और उसकी पूरी 8 बातें याद होनी चाहिए। अंदर की चाहे कुछ याद होना, लेकिन कौन से क्लास में कौन सी बातें हैं ये आनी चाहिए। अब जो 32 है, 32 है, 2 बातें। मृत्युकालिक कथन क्या है, कौन कर सकेगा, किससे कर सकेगा, कहां कर सकेगा, कितनी बार कर सकेगा, किस तरीके से कर सकेगा, इन सारे प्रश्नों का आंसर एक एक लाइन में। अपनी मृत्यु के कारण के बारे में मृत्यु किया गया कथन मृत्युकालिक कथन है, चाहे वो मृत्यु की प्रत्याशा में रहा हो या ना रहा हो। कैसे किया जा सकता है, मौखिक लिखित संकेतों द्वारा, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। क्या एक से अधिक किया जा सकता है? यस, बशर्ते सबकी तारतम्यता हो, उसमें कोई विसम्मता ना हो। इसका एविडेंटरी वैल्यू क्या है? सब्सटेंटिव एविडेंस है, कारण आवश्यकता। क्योंकि अगर इसे सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं दिया गया और कोई साक्ष्य मिला नहीं, इससे बेस्ट कोई साक्ष्य होगा नहीं। सब्सटेंटिव एविडेंस होने का आधार, कोई भी व्यक्ति मरते हुए क्षण में अपने अधरों पे झूठ लेके अपने खुदा के पास नहीं जाएगा। इसी प्रकार से सपठित धारा, अगर मृत्युकालिक कथन के संदर्भ में व्यक्ति जीवित बच गया तो 157 अप्लाई हो जाएगी। 33 के साथ पढ़ेंगे तो 158 अप्लाई हो जाएगी। स्पेशल प्रोसीडिंग या स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किए गए कथन कब सुसंगत होंगे? 34 से 39। 34 क्या कहती है? लेखा पुस्तकों में की गई बातें रिलेवेंट है। 35 क्या कहती है? लोक प्रकृति की बातें सुसंगत हो जाएंगी। 36 क्या कहती है? मानचित्र या चार्टों में लिखी गई बातें सुसंगत हो जाएंगी। 37 क्या कहती है? अधिनियम या अध्यादेश के माध्यम से कही गई बातें रिलेवेंट होंगी। 38 क्या कहती है? विधि की पुस्तकों में कही गई बातें रिलेवेंट होंगी। 39 कहती है कि जो बातें चारों तरफ कही गई हैं, जिस भी जगह पे कही गई है, उसमें से कितनी बात सुसंगत होगी, कौन सा बात साथ में ग्राह्य होगा। 39 ने कहा अगर कोई चीज किताब में है तो पूरी बात नहीं, केवल उतना जहां पे वो इंगित है। न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत हैं? प्रोविजन 40 से 44। 40 से 44 आप पढ़ते हैं, 40 41 42 43 44 मुश्किल होगी। आप सबसे पहले 43 पढ़िए। 43 में 2 बातें हैं, एक प्रिंसिपल है, एक एक्सेप्शन है। तो प्रिंसिपल क्या है? लिखा है कि निर्णय तथ्यों पर आधारित होगा या निर्णय का आधार तथ्य होगा, निर्णय का आधार निर्णय नहीं होता। क्यों भाई? धारा 5 कहती है
कि विवादक एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। जब न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है सुसंगत एवं विवादक तथ्य, तो निर्णय तो उन्हीं तथ्यों पर ही आधारित होगा। और ये बात कौन कहती है? 43। अगर 43 के शब्द शब्द को पढ़ें, धीरे धीरे शब्द शब्द को पढ़ें, उसमें क्या लिखा है कि धारा 40, 41 और 42 में उपबंधित निर्णय विसंगत होंगे। धारा 40, 41, 42 से अन्यथा दिए गए निर्णय विसंगत होंगे यदि वह स्वयं में विवादक नहीं है तो। मतलब क्या निकल के आया? मतलब ये निकल के आया कि 40, 41, 42 की परिस्थितियों से अन्यथा यदि कोई निर्णय के आधार बनने की कोशिश करता है वो इरिलेवेंट है, विसंगत है। किंतु यदि स्वयं में वो निर्णय विवादक हो जाए तो सुसंगत हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल है कि निर्णय का आधार निर्णय नहीं होता, निर्णय का आधार तथ्य होता है, ये 43 कहती है। फिर निर्णय का आधार निर्णय कब होगा या इस सामान्य नियम का अपवाद कब है? धारा 40 कहती है कि यो जो निर्णय पूर्व निर्णय की प्रकृति का हो। धारा 41 कहती है कि यदि वह निर्णय विवाह विषयक, दिवाला विषयक, नवाधिकरण विषयक या प्रोबेट विषयक है। धारा 43 कहती है, 42 कहती है कि जो लोक प्रकृति है, जजमेंट इन रेम के नेचर की है। और 43 कहती है जब वो स्वयं विवादक है। और 44 ने उसकी पुष्टि कर दी कि कोई निर्णय विवादक कब मानेंगे, कब इसको मानेंगे? जब वो पक्षपातपूर्ण तरीके से है। कैसे पक्षपात है 44 बताती। तो इस तरीके से न्यायालय के निर्णय का पूरा कंसेप्ट 40 से 44 में है। एक्सपर्ट ओपिनियन 45 से 51 दो भाग में बट गया, 45, 46, 47, 47 से 50 और 51। 45 ने कहा कि एक्सपर्ट कौन है? विदेशी विधि की, विज्ञान की, कला की, हस्तलेख की, अंगुल चिन्हों के बारे में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति विशेषज्ञ हैं और उनके द्वारा दी गई राय सुसंगत है। 45, 46। किंतु ऐसे व्यक्ति जो इसमें विशिष्ट ज्ञान नहीं रखते फिर भी कुछ तो है, यानी वो पढ़े नहीं है, कढ़े हैं, उनके पास अनुभव है, ऐसे अनुभव वाले व्यक्ति भी विशेषज्ञ मानते हैं। और इनके संदर्भ में 47, 48, 49, 50 की बात कही गई। 47 क्या कहती है? हस्तलेख के बारे में कौन नॉन एक्सपर्ट की श्रेणी में आ जाएगा? जो परिचित व्यक्ति है। 48 क्या कहती है? अधिकार एवं रूढ़ के बारे में कौन एक्सपर्ट है? एक लाइन नीचे लिखी है कि वह सभी व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो ऐसे अधिकार या रूढ़ का अस्तित्व होता तो वे सब जानते होते। प्रथा एवं सिद्धांत, प्रथा एवं सिद्धांत के बारे में राय किसकी सुसंगत है? उन सभी व्यक्तियों की जो उसके बारे में विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। इसी प्रकार से 49, 50 क्या कहती है? कुटुंब या नातेदारी के बारे में किसकी राय सुसंगत है? जो उस परिवार के संदर्भ में विशेष ज्ञान रखते हैं। 51 ऐसे व्यक्ति जो 47, 48, 49, 50 की श्रेणी में आते हैं उनके व्यक्तियों की राय जिन तथ्यों पर आधारित है वह तथ्य भी सुसंगत है। चरित्र का सील देने वाले 52 से 55। दो बातें, आपके पास दो चरित्र है, दो मामले हैं। अच्छा चरित्र, बुरा चरित्र, सिविल मामला, क्रिमिनल मामला। सिविल मामलों में अच्छा चरित्र विसंगत है, धारा 52। कब सुसंगत है? जब नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए हो या नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला हो। 55। क्रिमिनल मामला, अच्छा सील सुसंगत है, बुरा सील विसंगत है। बुरा सील कब सुसंगत होगा? जब अच्छे सील का साक्ष्य दे दिया गया है। 54। कैसा सील, कैसा सील, कैसा चरित्र? 55 का एक्सप्लेनेशन कहती है सामान्य सील, सामान्य नेचर का जो कैरेक्टर है
वो यहां पे रिलेवेंट होगा, विशिष्ट नेचर का नहीं। तो इस तरीके से जो पार्ट 1 है ये खत्म हो गया। पार्ट 1 में 2 चैप्टर, ये भी खत्म हो गया। फिर बात आती है पार्ट 2 की, 4 चैप्टर। पहला चैप्टर जुडिशियल नोटिस की, 56, 57, 58। 56 कहती है न्यायालय न्यायिक अपेक्षे न्यायालय न्यायिक अपेक्षित तथ्यों को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वह कौन से तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, जुडिशियल नोटिस लेगा? लिस्टेड है, लिस्टेड है। वो 57 में 13 बातें हैं। आपको याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करने की जरूरत है, और उसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर प्रिंसिपल छोड़ के अंदर जाके पूछ लिया, कोई उपाय नहीं है, जिसको आता होगा वही कर पाएगा। ऐसे अपने आप से पूछिए कि क्या आपको 57 आती है? आती है तो अच्छी बात, नहीं आती है तो फिर पूछने की जरूरत है। 58 जुडिशियल एडमिशन को साबित करने की जरूरत नहीं। अब दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में प्रोविजन 59 से लेकर के 78 के बीच में। 59 से 78, 59 से 78 को 2 भाग में बांट दीजिए, 59 से 66 और 67 से 78। अब 59 से 66 को फिर 2 भाग में बांट दीजिए, 59 60 और 61 से 66। अब 59 क्या कहती है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए दस्तावेज की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। दस्तावेज की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। तो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे, लेकिन वो साक्ष्य होगा कैसे? प्रत्यक्ष होना चाहिए। 60 प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या है? 4 बातें। जिसने देखा, देखने वाले का साक्ष्य, जिसने सुना, अगर वो साक्ष्य देता है, जिसने अनुभव किया वो साक्ष्य। अगर उसके प्रंतुक पे जाएं तो धारा 32 को कवर कर रही है, या ऐसे साक्ष्य जिसे इजीली मूव नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में दिए गए मौखिक साक्ष्य। अब दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा? 61 कहती है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए या तो प्राथमिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां है? 62। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां परिभाषित है? 63। लेकिन 64 सिद्धांत बताती है कि जब तक 65 की परिस्थितियां विद्यमान ना हो तब तक हर एक परिस्थिति में प्राथमिक साक्ष्य ही दिया जाना चाहिए। अब वह कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा? 65। कोई ज्ञान नहीं लगेगा, याद करना पड़ेगा। प्राथमिक एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एग्जाम्पल ऑफ वो सर्कमस्टांसेस जिसमें सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, याद करना पड़ेगा। मैंने सबकी चर्चा की भी है। किन परिस्थितियों में सूचना दिया जाना आवश्यक है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए? अगर आप 66 को देखेंगे तो 66 केवल 65 सब क्लास ए को कवर करती है। 2 बातें, कब दिया जाना, सूचना दिया जाना आवश्यक है और कब सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। कब सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है? 6 परिस्थितियां। अपने आप से पूछिए कि क्या वो 6 परिस्थितियां आती हैं? यदि हाँ, अच्छी बात, यदि नहीं तो रिवीजन करने की जरूरत है। अब बात आई कि किसी डॉक्यूमेंट की तो बात आ गई कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जा रहा है, इसको साबित कैसे किया जाए? तो साबित करने के लिए हमें जानना पड़ेगा नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट पे।
वो डॉक्यूमेंट जिसको हमें साबित करने के लिए कहा जा रहा है उसकी प्रकृति क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट है 6162, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है 68, 69, 70, 71, नॉन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है या अदरवाइज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है 78, प्राइवेट डॉक्यूमेंट 75 में डिफाइन है, पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 में डिफाइन है। तो जब आपको काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट पता चल जाएगा तो हर एक डॉक्यूमेंट को साबित करने के अलग अलग धाराओं में नियम है, आप इस अकॉर्डिंग पढ़ोगे सब पिक्चर क्लियर रहेगी। फिर बात आई प्रज्यूम्पशन की। सेक्शन 4 तीन प्रकार के प्रज्यूम्पशन की बात करती है, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। अब मे प्रज्यूम से संबंधित धाराएं कौन सी हैं? उत्तर मिला 86, 86, 87, 88, 90, 90A, 114, 148 का प्रोविजन, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। तो सेल प्रज्यूम 79 से लेके 85 एंड 89 कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अगर आपको टाइटल पता है, अगर सवाल अंदर से पूछ लिया गया, टाइटल पता है, टाइटल के साथ धारा जोड़ दिया गया, आपको तो अगर टाइटल पता है, धारा, तब तो सवाल पूछा जाए इसमें न्यायालय उदाहरण करेगा कि कर सकेगा। कंक्लूसिव प्रूफ 41, 112, 113, आईपीसी की धारा 82। इस तरीके से यह बात बन गई। अब एक अगला पॉइंट, सामान्य नियम है कि लिखित को लिखित से साबित किया जाना चाहिए 91, 92। क्या दस्तावेज को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्यों का अपवर्जन किया जा सकता है? उत्तर मिला हाँ 93, 94। लेकिन कब मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा? 95 से लेकर 99। कुछ करने की जरूरत नहीं, एक कुछ भी ना करो, सारे एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, जहां प्रत्यक्ष संदिग्धता है वहां साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में एक लाइन लिखी है, लाइन के बाद थोड़ा गैप है, फिर लाइन शुरू की गई है, इस बात के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। कुछ बीच के गैप में क्या भरा जाएगा? और 95 से 99 के बीच में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब में साक्ष्य दिया जाएगा। कुछ नहीं कर सकते तो एग्जाम्पल को देख लीजिए तो भी बात बन जाएगी। इसके बाद क्या बात आई? इसके बाद क्या आई? बर्डन ऑफ प्रूफ 101 से 114 दो भाग में बांट दीजिए, दो भाग में बांट दीजिए। सामान्य नियम 101 से 106, विशिष्ट नियम 107 से 114। बर्डन ऑफ प्रूफ 101, ओनस ऑफ प्रूफ 102। स्पेशल सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ है तो 103। अगर कोई तथ्य दो है जिसमें एक दूसरे पे आश्रित है, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन, तो 104 कहती है सबसे पहले उस तथ्य को साबित करना होगा जिस पर वो आधारित है, जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। 105, अगर कोई अभियुक्त अपने को अपवादों के अधीन लाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा एक्यूज्ड पे। स्पेशल नॉलेज 106, आपने रेलवे का टिकट लिया या नहीं लिया, आपके मन की दशा है, आपके सिवा कोई नहीं जानता, इस पे आपको साबित करना होगा। विशिष्ट नियम, जीवित होने की उपधारणा 107, मरने की उपधारणा, अभिधारी, कब्जाधारी, मास्टर, सर्वेंट, एजेंट के बारे में 109, स्वामित्व के बारे में 110। इस तरीके से 107, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे 12 में धर्मजत की उपधारणा है, 13 फिर अधिकार उड़काई, 13A आत्महत्या की उपधारणा, 13B दहेज मृत्यु की उपधारणा, 114 अन्य उपधारणाएं।
इसके बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रहा है जो न्यायालय से जैसा चाहता है। तो सामान्य नियम 101 से 106, विशिष्ट नियम 107 से 114। अगला चैप्टर बनता है स्टॉपेल का 115 से 117। 2-3 सवाल पिकार्ड वर्सेस सीयर्स पे स्टेब्लिश है। एक बार अगर आप किसी बात पे विश्वास करके अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हो तो 115 कहती फिर दोबारा आपको उस स्थिति में अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। किस प्रकार के विबंध को धारा एविडेंस एक्ट महत्व देती है? प्रोमिजरी स्टॉपेल, वचनात्मक विबंध। इसके बाद 2 बड़े चैप्टर साक्षी के विषय में, साक्ष्य के विषय में। चैप्टर 9 कहता है साक्षी के विषय में प्रोविजन 118 से लेके 134, 4 भाग में बांट दीजिए। कौन साक्षी कॉम्पिटेंट है? 118, 119, 120, 133। 118 क्या कहती है? सभी व्यक्ति सक्षम साक्षी हैं यदि वे पूछे गए प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे हैं या बताए गए उत्तर को अच्छे से दे रहे हैं, चाहे वो वृद्ध हो, बालक हो या अपराध करने के लिए इनकॉम्पिटेंट ही क्यों ना हो। डम्ब विटनेस 119। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के विरुद्ध कॉम्पिटेंट विटनेस 120। को एक्यूज सहअपराधी एकम्पलिस, सहअपराधी सक्षम साक्षी है। ऐसे साक्षियों के पास विशेषाधिकार किसके पास है? 121 न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट के बारे में, उनके कंडक्ट के बारे में या उन्हें किसी तथ्य का ज्ञान कैसे हुआ, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। कौन पूछेगा? उनका अपर कोर्ट। कैसे? विशेष आर्डर से। 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसी प्रकार से 125, इसी प्रकार से 129 जो लीगल एडवाइजर है, गोपनीय संसूचनाएं। 130, 131 यहां पे प्रिविलेज प्राप्त है, बाध्य नहीं कर सकते आप। अब रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन 122 हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के ड्यूरिंग मैरिज कोई कम्युनिकेशन हो वो रिस्ट्रिक्टेड है। 123 रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन राज्य के क्रियाकलापों के बारे में। इसी प्रकार से 126 प्रोफेशनल, 127 उनके साथ जुड़े व्यक्ति, 128 तो 26, 27, 28, 23, 22 रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन। 132 कब किसी साक्षी को बाध्य किया जाएगा। 134 साक्षियों की संख्या क्या है, कोई संख्या निश्चित नहीं है। 133 अपराधी उधर चला गया। पूरा चैप्टर डिजाइन हो गया। लास्ट चैप्टर साक्ष्य के विषय में 135 से लेके 167, 166 दो धाराओं का कॉम्बिनेशन लिखिए। 135 क्या कहती है कि साक्षी को पेश किए जाने का क्रम कौन निर्धारित करेगा? एक लाइन। अगर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई उपबंध है तो उसके अकॉर्डिंग होगा या न्यायालय विवेकानुसार निर्धारित करेगा। 36 कौन से साक्ष्य ग्राह्य किए जाएंगे, कौन निर्धारित करेगा? न्यायालय। 37 किसी साक्षी की परीक्षा क्रम में कैसे होगी? चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। किस क्रम में होगी? 138 इसी क्रम में होगी, CCR। फिर 139 कहती है कि अगर कोई साक्षी केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आया है तो उस स्थिति में क्या होगा? उत्तर मिला तब उसकी परीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप 39 को देखें, किसी साक्षी को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बात किया जा रहा है, उसका साक्षी के रूप में नहीं हुआ। लेकिन अगर 139 को 163 के साथ जोड़ें तो फिर उस दस्तावेज का क्या होगा? क्या उस साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है? उत्तर मिला हाँ। यानी जो दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय के सम्मुख जो व्यक्ति आया है उसे साक्षी के रूप में एग्जामिन नहीं किया जाएगा, किंतु
उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाएगा 163। 140 सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी का क्रॉस एग्जामिन और एग्जामिन किया जा सकेगा। अब जिसकी परीक्षा हो रही है, सवाल कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? 141, 42, 43, 44, 45, 46 यानी सूचक प्रश्न पूछे जाएंगे। सूचक प्रश्न क्या है? वह प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है। 42 कब नहीं पूछा जाना चाहिए? चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाना चाहिए यदि विरोधी भी जो विरोध कर रहा है जब तक कि न्यायालय की अनुमति ना मिल जाए। कब पूछा जाना चाहिए? क्रॉस एग्जामिनेशन में हमेशा। 143 और कौन से प्रश्न? 144 लेखबद्ध दस्तावेजों के संदर्भ में, पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में 145 विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाने चाहिए 146 को देखेंगे तो 3 बातें लिखी हैं। सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न विधिपूर्ण हैं। आपका जीवन क्या है, जीवन की स्थिति क्या है, उससे जानने वाले प्रश्न विधिपूर्ण हैं। सील को ऑब्जेक्ट करके, हिट करके विश्वसनीयता को खंडित करने वाले प्रश्न विधिपूर्ण हैं। क्या साक्षी को बाध्य किया जा सकता है? 147। हाँ, किस बात के लिए? उचित प्रश्न के लिए। 148 उचित प्रश्न क्या है? 148 अनुचित प्रश्न क्या है? उसका भी प्रोविजन 148। लेकिन अगर अनुचित प्रश्न को बार बार पूछा गया तो न्यायालय क्या कार्रवाई करेगी? 149 यानी युक्त आधारों के बगैर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। 149 अगर पूछ लिया गया तो 150 कार्रवाई हो जाएगी। कौन से युक्त आधार के बगैर है? 151, 52, 53। फिर क्या अपने ही साक्षी से सवाल पूछे जाएंगे? 154 अगर अपने साक्षी से सवाल पूछे जा रहे हैं तो क्या उसकी विश्वसनीयता पे अधिक्षेप लगाया जा सकता है? यस। 155 4 बात बताती है। अब जिन साक्षियों ने साक्ष्य दे दिया उन साक्ष्य का एविडेंटरी वैल्यू क्या है? 56, 57, 58 संपोधक साक्ष्य के रूप में रिलेवेंट होंगे। 159 इसमें ताजा करना, 60, 61 उसके साथ जुड़ी है। 62, 63, 64 दस्तावेजों के बारे में बात करती है। 65 5 के साथ चली गई। 66 जूरी और असेसर के बारे में बात करती है। और 67 अकेले एक चैप्टर 11 क्या कहती है? यदि कोई चीजें अनुचित तरीके से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत या कुछ अनुचित हो गया किंतु न्याय का उद्देश्य विफल नहीं हुआ है, इससे कार्यवाही दूषित नहीं होगी। तो इस तरीके से आप रिवीजन ऐसे चाहें तो 1 घंटा तो हमें नहीं लगता कि 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर हुआ, ये कब खत्म हो गया पूरा रिवीजन ऐसे किसी भी एक्ट। ठीक है।